आप सभी को प्रणाम। अवितोको रोम थिएटर के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं विभा रानी। भाषाओं में तैरती कविता इस शीर्षक के साथ आज हमारे साथ अलग-अलग भाषाओं के कवि यहाँ उपस्थित हैं। अप्रैल माह कविता माह के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। आज के इस कार्यक्रम में हम आमंत्रित कर रहे हैं गुजराती, कुमाऊनी, पुंछी और मराठी के कवियों को। हमारे साथ हैं हरि मृदुल जी। हरि मृदुल कुमाऊनी में अपनी कविताएं सुनाएंगे। उर्वशी पांड्या जी गुजराती में सुनाएंगी। हेमंत दिवटे जी मराठी में और रमणीक सिंह जी पुंछी में। इन 4 भाषाओं के कवि हमारे साथ अभी यहाँ मौजूद हैं। कि भाषाओं में तैरती कविता के इस पोइट्री मीट में मैं सबसे पहले यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी हरि मृदुल जी को। हरि मृदुल उत्तराखंड के चंपावत जिले से आते हैं। इनकी खास पहचान है बाल कविताएं, लघु कथाओं के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है और उसके साथ साथ इन्होंने कुमाऊनी भाषा में कविताएं लिखी हैं। इनके 2 कविता संग्रह है। साथ साथ इनकी कहानियां बहुत प्रचलित हैं और बहुत सारे इन्हें पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें महाराष्ट्र सरकार का नामदेव पुरस्कार है, हेमंत स्मृति कविता सम्मान है कविता के लिए, और नूतन सवेरा, दैनिक जागरण और अमर उजाला इन जैसे अखबारों में, प्रतिष्ठित अखबारों में काम करने के बाद अभी ये नवभारत टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के अखबार नवभारत टाइम्स में काम कर रहे हैं। और मैं इनको बहुत ही आदर और सम्मान के साथ अपनी कुमाऊनी कविता प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। हरि मृदुल जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस तरह के आयोजन में मैं भाग ले पा रहा हूँ। तो मैं सीधे सीधे कविताओं में आता हूँ। अपनी कुमाऊनी में मैंने निरंतर लिखा है, जो मेरी मातृभाषा है। ये हमारे यहाँ एक पक्षी होता है घुघुती, जो कि कबूतर की नस्ल का होता है और फाख्ता भी जिसको बोलते हैं। तो थोड़ा क्योंकि अलग प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है, तो उसका स्वरूप थोड़ा भिन्न होता है। उस पर ये कविता है और जाहिर है घुघुती एक प्रतीक भी है, जो अपनी बात कहने के लिए मैंने इसको प्रतीक बनाया है। गीत है कुमाऊनी में, किले घुर घुर घुरांछे घुघुती। किले घुर घुर घुरांछे घुघुती, किले घुर घुर घुरांछे घुघुती, किले घुर घुर घुरांछे घुघुती, किले घुर घुर घुरांछे घुघुती। स्वामिनी आया, स्वामिनी आया, परदेश गया मेरे स्वामिनी आया। स्वामिनी आया, स्वामिनी आया, परदेश गया मेरे स्वामिनी आया। धामिनी आया, धामिनी आया, देवतों थान माँ धामिनी आया। किले घुर घुर घुरांछे घुघुती, किले घुर घुर घुरांछे घुघुती, किले घुर घुर घुरांछे घुघुती, किले घुर घुर घुरांछे घुघुती। एलक साल, एलक साल, हवा में अगंछा एलक साल, एलक साल, एलक साल, हवा में अगंछा एलक साल। माया को जाल, माया को जाल, मिठ तेरे बचन छा माया को जाल। किले घुर घुर घुरांछे घुघुती, किले घुर घुर घुरांछे घुघुती,
किले घुर घुर घुराचे घुगुती, किले घुर घुर घुराचे घुगुती, मेर परान झुरी झुरी आयो मेरो परान, मेर पधान कह दिस हरायो मेर पधान, किले घुर घुर घुराचे घुगुती, 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 देश बिरानो अपनो मानस देश बिरानो, क्वेन सयानो उमर में बूढ़ो क्वेन सयानो, किले घुर घुर घुराचे घुगुती, किले घुर घुर घुराचे घुगुती, किले घुर घुर घुराचे घुगुती, किले घुर घुर घुराचे घुगुती। और अब मैं एक छोटा सा प्रेम गीत है, मैं वो आपके सामने रखूंगा। आकाश है कि जूना, कुमाऊनी में जूना मतलब चंद्रमा, चांद, और आकाश माने आसमान। आकाश है कि जूना आकाश में छा, आकाश है कि जूना आकाश में छा, मेरे भीतर जूना कहाँ हराई तू, मेरे भीतर जूना कहाँ हराई तू, आकाश है कि जूना आकाश में छा, मेरे भीतर जूना कहाँ हराई तू, आँखा आँखा की जोत आँखा आँखा में छा, आँखा आँखा की जोत आँखा आँखा में छा, मेरा आँखा की जोत कहाँ हराई तू, मेरा आँखा की जोत कहाँ हराई तू, मेरे मन की बात मेरे मन में छा, मेरे मन की बात मेरे मन में छा, मेरे मन की सुआ कहाँ हराई तू, मेरे मन की सुआ कहाँ हराई तू, पल घर की लक्ष्मी पल घर में छा, पल घर की लक्ष्मी पल घर में छा, मेरे घर की लक्ष्मी कहाँ हराई तू, आकाश की जूना आकाश में छा, मेरे भीतर जूना कहाँ हराई तू, हिमालय की डांडी हिमालय में छा, हिमालय की डांडी हिमालय में छा, मेरी चमकीली डांडी कहाँ हराई तू, रुख डाला की घुघुती घुरने में छा, रुख डावा की घुघुती घुरने में छा, मेरे आंगन घुघुती कहाँ हराई तू, बन बन में बुरुशी फूलन में छा, बन बन में बुरुशी फूलन में छा, मेरे भाग्य की बुरुशी कहाँ हराई तू, आकाश की जूना आकाश में छा, मेरे भीतर जूना कहाँ हराई तू, मेरे भीतर जूना कहाँ हराई तू। क्या बात है। मैंने आकाश में जूना आकाश में चांद, तो मुझे लग रहा है कि अब मेरे भीतर की चांद कहाँ है तू, जहां मुझे लगा कि शायद यही हाँ, इसका मेरे अर्थ घर होगा। के भीतर की चांद तू कहाँ खो गई। जी हाँ, तू कहाँ खो गई, क्या जी बात है।
बहुत खूबसूरत तो गीत। और ये और उर्वशी जी कह भी रही हैं कि बहुत समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत खूबसूरत आप गा रहे हैं। और मैं क्योंकि ये बताना आपने भी बोला चाहूंगी। था कि कविता, हेमंत जी का नाम लेके आपने बोला था कि कविता उसके स्वर में, उसकी उसकी स्वर लहरी में, उसकी भाषा में ही प्रकट होती, उसमें भी प्रकट होती है। तो बिल्कुल। उसी बात को ध्यान में रखकर मैंने कुछ ज्यादा बात नहीं की और सीधे आपको कविता अपनी प्रस्तुत की थी। अभी मैं हिंदी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, बहुत छोटी जी कविता, एक जी फिर छोटी जी कविता, बाल कविता प्रस्तुत करूंगा क्योंकि जी समय एक का मैं देख रहा हूँ। जी अ, जी ये है खेल ही खेल में। कविता का शीर्षक है खेल ही खेल में। और मैंने कोशिश की है कि खेल ही खेल में एक क्या हम बात कह सकते हैं। तो ताश के पत्तों पर है ये। बहुत छोटी कविता है और आपको बहुत पसंद आएगी। खेल ही खेल में। इक्के के सामने नहीं ठहर सका बादशाह, बेगम कुछ न कर पाई बादशाह के सामने, गुलाम नतमस्तक हो गया बेगम के आगे। इक्के के सामने नहीं ठहर सका बादशाह, बेगम कुछ न कर पाई बादशाह के सामने, गुलाम नतमस्तक हो गया बेगम के आगे। बहला नहला अट्ठा सत्ता छग्गा पंजा चौगा तिग्गी सामर्थ्यवानों के समक्ष आत्मसमर्पण करते गए। इक्के के सामने नहीं ठहर सका बादशाह, बेगम कुछ न कर पाई बादशाह के सामने, गुलाम नतमस्तक हो गया बेगम के आगे। दहला नहला अट्ठा सत्ता छग्गा पंजा चौगा तिग्गी सामर्थ्यवानों के समक्ष आत्मसमर्पण करते गए। पर कौतुक हुआ जब अदनासी लगने वाली एक दुग्गी कुरूप बन गई। पर कौतुक हुआ जब अदना से लगने वाली एक दुग्गी कुरूप बन गई और उसके आघात से बलशाली इक्के तक की मात हो गई खेल ही खेल में। और मैं बहुत। अब आपको अ, बच्चों की कविता सुना दे रहा हूँ। हाँ, एक सुना दीजिए। जी जी, एक जी छोटी जी सी कविता है, जी मेरी जी नानी। और ये विभा जी के अनुरोध पर ही मैं सुना रहा हूँ। मेरी नानी, ईंट ईंट पर ईंट, ईंट पर ईंट बना मकान। ईंट ईंट पर ईंट, ईंट पर ईंट, ईंट बना मकान। चीज चीज पर चीज, चीज पर चीज बनी दुकान। पात पात पर पात, पात पर पात बना पेड़। ऊन ऊन पर ऊन, ऊन पर ऊन बनी भेड़। बात बात पर बात, बात पर बात बनी कहानी। मम्मी मम्मी की मम्मी, मौसी की मम्मी, मेरी नानी। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद हरि जी आपका। और अब मैं बढ़ती हूँ हेमंत जी की तरफ। और हेमंत दिवटे मराठी के जाने माने कवि हैं, साथ साथ संपादक हैं, प्रकाशक हैं, अनुवादक हैं और पोएट्री एक्टिविस्ट हैं। ये फाउंडर एडिटर हैं अभिधानंतर मराठी पत्रिका के, बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका है मराठी की। ढेर सारे इनके अवार्ड्स हैं इनके पास, जिसमें भारतीय भाषा परिषद कोलकाता के हैं, महाराष्ट्र फाउंडेशन अवार्ड यूएसए का है, अक्षर रंग लोकमत अवार्ड है, पेपर वाला पब्लिशिंग हाउस इनका अपना पब्लिशिंग सेक्टर है, 7 इनकी कविता की पुस्तकें हैं। हेमंत जी की बातों ने ही आज के इस कार्यक्रम के लिए मुझे प्रेरित किया। मुझे याद है 2014 में रायपुर साहित्य महोत्सव में हेमंत जी गए थे वहां, और वहां ये मराठी कविताओं का पाठ कर रहे थे। और जैसे ही इन्होंने मराठी में कविताएं पढ़नी शुरू की, वहां लोगों में थोड़ी सी हलचल मच गई और लोग ये कहने लगे, अरे हिंदी में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, हमें मराठी नहीं समझ में आती, मराठी नहीं समझ में आती। और उस समय हेमंत जी ने बहुत खूबसूरत बात कही थी और ये कहा था कि ठीक है, आपको मराठी नहीं समझ में आती है, लेकिन हर भाषा की अपनी एक ध्वनि होती है। आप कम से कम पहले उस ध्वनि को तो पकड़ने की कोशिश कीजिए। मैं हिंदी में भी कविता सुना दूंगा, लेकिन पहले मैं मराठी का कवि हूँ,
तो मराठी में सुनाना पसंद करूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उस ध्वनि को पकड़ने की कोशिश कीजिए। हेमंत जी, उस बात ने मुझे इतना प्रेरित किया और अब मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ हेमंत देवटे जी को, जो मराठी के कवि हैं, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी कविता सुनाए। किसी भी किसी की भी भाषाएं जो है मुंबई में अगर आएंगे आप तो अक्सर घुल मिल जाती है और उससे एक नई बोली आ जाती है। वही पोएट्री की बोली है मेरी। लेकिन अभी मैं एक दो छोटी कविताएं पढ़ूंगा, मराठी में ही पढ़ूंगा पहले राउंड में। सेकंड राउंड में हो सकता है तो एक आध हिंदी कविता पढ़ूंगा। ये नया बुक है, प्यारा नोया करके नया बुक है मेरा, अभी आया हुआ। इसमें उसमें की दो कविताएं सुनाता हूँ। एक तो 7 वर्ड्स की कविता है, 7 वर्ड्स खाली। मी लिहायला बसलोय आणि घरातले लोक दहशतीत वावरतायत। मी लिहायला बसलोय आणि घरातले लोग दहशतीत वावरत आहेत। इसका हिंदी में अनुवाद ऐसे भी हो सकता है कि मैं लिखने को बैठ गया हूं और घर के लोग दहशत में घूम रहे हैं। ये दूसरी कविता है कवीचा मृत्यू। कवितांना हल्ली भाषेच्या मृत्यूचा वास यायला लागलाय। कवितांना हल्ली भाषेच्या मृत्यूचा वास यायला लागलाय, पण कवितांना कधीच येत नाही त्यांच्या मृत्यूचा वास। मृत्यूतही कविता करीत असतात कुणाचं तरी आयुष्य समृद्ध। कविता वाचता लिहिताना मृत्यू आल्याचं मी ऐकलं नाही कधीच। कविता वाचता लिहिताना मृत्यू आल्याचं मी ऐकलं नाही कधीच। हे कवितेच्या ईश्वरा माझ्या डोक्यात घुसू दे। कविता वाचता गोळी। मी फक्त एकटाच मरणार असेल तर बॉम्बस्फोट होऊ दे मी कविता लिहिते वेळी। एवढ्या सुखाचं मरण कुठं लाभते कुणाला। कविता वाचता मिटू दे माझ्या समोरचा अंधार आणि उजेड। और एक बहुत बढ़िया, क्या बात है। और एक छोटी कविता है और कवितेच्या ओळींना चिकटलेला असतो आयुष्याचा कुठला तरी क्षण, मोमेंट। कवितेच्या ओळींना चिकटलेला असतो आयुष्याचा कुठला तरी क्षण आणि रिकाम्या जागांमध्येही जसं खाल्लेल्या चिकन लॉलीपॉपला चिकटून उरलेले असतातच चिकनचे काही कण। तसंच जसं की दोन शब्दांच्या दरम्यानही असतंच कवितेचं ताजं रसरशीत मांस। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हेमंत जी, बिहारी कह गए हैं कि सतसैया के दोहरे अरु नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो ये देखने में भले छोटी कविताएं हैं, लेकिन इनका जो मर्म है और इनके जो अर्थ हैं वो बहुत ही बेधक हैं और बहुत ही मारक हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी राउंड में हम फिर से कविताएं हम पढ़ेंगे। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी उर्वशी पांड्या जी को। उर्वशी पांड्या जी गुजराती में लिखती हैं और 15 किताबें हैं इनकी। कवि हैं, विवेचक हैं, संशोधक हैं, संपादक हैं। इनकी कविताएं एक अलग किस्म की, एक अलग खास किस्म की कविताएं इनकी होती हैं और खास तौर से 2 कविता संग्रह इन्होंने लिखे हैं जो जिनके बारे में ये खुद बताएंगी, मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उर्वशी जी ने लिखा है तो खुद उसके बारे में बताएं।
मुंबई विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं और एक साथ बहुत से पोर्टफोलियो को संभाल रही हैं। ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं गुजराती डिपार्टमेंट की, इंचार्ज हैं सिंधी डिपार्टमेंट की, सेक्रेटरी हैं वुमेन्स डेवलपमेंट सेल की, और इसके साथ साथ बहुत सी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे इनके खाते में सम्मान और पुरस्कार हैं। मैं बहुत प्यार और आदर के साथ उर्वशी पांड्या जी को यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ कि मेरे 2 काव्य संग्रह जो है, पहला है मारा वंशनी स्त्रियों, मेरे वंश की स्त्रियां हैं, विमेन ऑफ माय फैमिली, और दूसरा है अनाहता। अनाहता मेरी बेटी, जो कि मेरी बेटी है। तो जो पहला काव्य संग्रह है उसमें उनके निजी पीड़ाएं, उनके सुख दुख, उनके जीवन की श्याम श्वेत छायाएं, सब कुछ जो भी है मैंने मेरे वंश की स्त्री, मारा वंशनी स्त्रियों, उसमें समाविष्ट किया है। तो वो एक मेरी 3 जनरेशन और मेरी समकालीन स्त्रियां, उनके जीवन के लिए मैंने उद्बोधित करते हुए कविताएं रची है। और अनाहता जो कि मेरी बेटी को संबोधित करते। अभी मेरा बेटी के साथ ही जब वो गर्भ में थी तब भी मेरा कॉन्वर्सेशन उसके साथ चालू हो गया था। तो मतलब उसे मेरा सुख, मेरा दुख, मेरी पीड़ाएं, मेरे सपने, मेरी मर्यादाएं, मेरी शक्तियां सब मैं उससे शेयर करती थी। अभी वो 16 साल की हो गई, तो लेकिन वो जब से पैदा भी नहीं हुई थी तब से उसके मैं बातें करती थी, और वो सारी बातें आई है अनाहता में। मेरी दोनों संग्रह की कविताएं जो है उसकी जो कैचलाइन मानी जाती है, ऐसी 2 लाइन है। मेरे जन्म समय की प्रत्येक क्षण की मेरी माँ की अनंत पीड़ा को जी रही हूँ, शायद उस अंतहीन यात्रा के आरंभ का मैं स्पर्श कर सकूं। और अभी अनाहता, ये अनाहता पोएम की कलेक्शन की पहली पोएट्री है, और ये अनाहता पैदा हुई उसी रात की ये कविता है जो मैंने हॉस्पिटल में लिखी थी, वार्ड में। अनुभव लोहीमा सड़कती नदीनो, अनुभव लोहीमा सड़कती नदीनो, आंखना अतल ઊંડાણ તળે પથરાઈ પડેલા 7 સમુદ્રો, પેટાળમાં છાના વડવાનલ, વડવાનલ મીન્સ છાના વડવાનલ મીન્સ હિડન सी फायर, એની ઝાડમાં બળ્યા કરતા અજન્મા અરૂપ, રાત દિવસ વાંછેલા ને ચાહેલા સુખ, અનબોર્ન એન્ડ ફોર્મલેસ હેપીનેસ, અનુભવ જીવતે જીવ મરવાનો, અનુભવ લોહીમાં સળગતી નદીનો, આંખના અતલ ઊંડાણ તળે પથરાઈ પડેલા સેંકડો 7 સમુદ્ર, પેટાળમાં છાના વડવાનલ, એની ઝાડમાં બળ્યા કરતા અજન્મા અરૂપ, રાત દિવસ વાંછેલા ને ચાહેલા સુખ, અનુભવ જીવતે જીવ મરવાનો. અનુભવ લોહીમાં સજીવ અંધકારનો, અનુભવ લોહીમાં સજીવ અંધકારનો, સાથળ પર સળગતા કોટી સૂર્યો, સાથળ પર સળગતા કોટી સૂર્યો, ઓગળતા રહે હિમ અશો, ઓગળતા રહે હિમ અશો, નાભી તળે સળવળતા સેંકડો સામુદ્રી જીવ, નાભી તળે સળવળતા સેંકડો સામુદ્રી જીવ, અનુભવ શ્વાસમાં ઉગતી પરોઢનો, અનુભવ શ્વાસમાં ઉગતી પરોઢનો, અનુભવ લોહીમાં પારિજાતનો, અનુભવ લોહીમાં પારિજાતનો, મહેકમાં શેડભેડ માટી, મહેકમાં શેડભેડ માટી, મુલાયમ ભીનો અવાજ, મુલાયમ ભીનો અવાજ, યુગોથી બાહુ પ્રસારતા દૂર લગી પથરાતા ભેજલ એકાકી તટ, યુગોથી બાહુ પ્રસારતા દૂર લગી પથરાતા ભેજલ એકાકી તટ, તળિયેના પડોળો છેદી ઉગતો મખમલી રાતો અંધકાર, તળિયેના પડોળો છેદી ઉગતો મખમલી રાતો અંધકાર, પોલાણમાં જમ્યા કરતી જળહળા કૌમુદી, પોલાણમાં જમ્યા કરતી જળહળા કૌમુદી, અનુભવ લોહીમાં જીવતો સિંજારવ, ચર્પિંગ ઓફ ધ બર્ડ્સ, અનુભવ લોહીમાં જીવતા સિંજારવનો, પડે પડ લોહીમાં તારા હોવાનો, પડે પડ લોહીમાં તારા હોવાનો, મારા वजूदनु. रमणीक सिंह एक ऐसी प्रस्तुति के रूप में और कविताओं को एक ऐसे स्वरूप में लेकर के आते हैं जहां कविता सुनना
आनंद के कई कई दरवाजे खोलता है और रस के कई कई गागरी आपके सामने लेके आता है। कविता को प्रस्तुत कैसे किया जाए, हम ये कह सकते हैं कि आज और खास करके ऐसी माने कविताओं को जिसमें हमारा यूथ शामिल हो, यूथ जिसको लेकर के, जिन कविताओं को लेकर के आगे बढ़े, किस तरीके से, किस सलीके से प्रस्तुत किया जाए, ये रमनीक सिंह बहुत अच्छे से जानते हैं और उसको हम सबके सामने रखते हैं। रमनीक जी बहुत ही संवेदनशील इंसान है। किसी भी तरह का जनमंच हो, चाहे वो पिछले साल का आपका जो आंदोलन था कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, वो आंदोलन हो, या आज किसानों का आंदोलन हो, और या अभी का जो पेंडेमिक समय है, इन सभी में ये पूरी अपनी सेंसुअलिटी और सेंसिबिलिटी के साथ भागीदारी निभाते हैं और कविताओं के साथ वाबस्ता होते हैं। मैं रमनीक सिंह का स्वागत करती हूँ इस मंच से। और रमनीक सिंह हिंदी में लिखते हैं, पंजाबी में भी शायद लिखते हैं, पुंछी में लिखते हैं, जो पुंछी जो इनकी अपनी भाषा है, अपनी मातृभाषा है, और जिस इलाके से, पुंछ इलाके से ये आते हैं, तो वहां से ये लिखते हैं। मैं इनकी ही 2 पंक्तियों के साथ इनका स्वागत करती हूँ। न भाषा से शब्द गायब किए जा सकते हैं, न भाषा से शब्द गायब किए जा सकते हैं, न आदमी के अंदर से उसकी परवरिश। रमनीक मेरी जो कविता है उसका शीर्षक है करोड़ियाँ। पुंछी में लिखी है और पुंछी पहाड़ी में, और मैंने अब तक जो भी लिखा है बहुत कम आज पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, तो आप सब का आशीर्वाद भी चाहिए। इसका नाम है करोड़ियाँ। करोड़ियाँ जो है वो जब रोटी जल जाती है तो उसका जो जला हुआ साइड होता है, जो उसको करोड़ी बोलते हैं, जो काला काला जो बेसिकली जो कार्बन होता है, मतलब जब जल जाती है रोटी तो उसको करोड़ी बोलते हैं जी। ये कविता जो है मेरी माँ के लिए है कि चुल्हे च बलनी अग चा उठना सेक, तवेर पकनी रोटी ते माड़ी मां ना पकना दिल, अक्की नी थक्की नी माड़ी मां कदे नी कुसै किया हया, अज निस बालनी चुल्ला अज नैस करनी कुसै नाल गल, नैस चुकनी डिगे ने कपड़े नैस लबनी कुसै ना गुमिया ना समान, उसको नहीं सी हिम्मत के चाई सटनी अपने उपरा जिम्मेदारियां ने छाड़, ओई गछैर धुआं ते अच्छी बड़ी अच्छा है उन्हें बुजुर्गें नी अखीर जिन्हें नहीं दिसियां सड़नियां उंगलियां दुखनियां बखियां चढ़ने बाल दुखने पैर जिन्हें देखिया जिसले कुसै कुड़िया ना मुंह ते सोचा कुंड, देखिया उसने हाथ सोचे बर्तन, देखिया उंगलियां ते सोचे फुलके, झाड़ू ते पोचे, देखिया उसनी अखा ते सोचा सुई धागा, चावला ने कुन कंकर, कुसै नहीं सुनी उसनी आवाज कि वो गाई सकनी सी गीत, वारिस शानी हीर, पीड़ा ने परागे आस ने धागे कुदरे, कुसै मां नी थी रेशमा भी ते बनी सी, जिसने गलेर अच्छी उतरना सा सुरा ने झरनिया उसिर बैठे ने रे गुम होई आस ने अथरू, उसे गलेर किन्नियां शिकायतां इंदा जन्म ते फिर मरी खपी गईयां, उस अपनी आत्मा का कोई पल्ला धराए न सा, जेड़े पल्ले बद्दी आंदी नहीं सी, उस अपने पेके रा कोई गल गंड नहीं खोली, उस गंड खुली नहीं उस कोला, उसका कुंड रखिया कुसै नहीं आया पर उसी देखी भी कोई नहीं सकिया, गैस ने चुल्हे पकानी रोटियां अज कदे कदे उसका चढ़ना राड़ तै वो साड़ी छोड़नी रोटी ना एक पासा, मिका सपने च सड़ी नी रोटी दिसनी, मैं देहना सा अपनी शक्ल उस रोटी यार, मिका दिसना अपना प्यो अपना दादा, दादे ना प्यो ते दादे ना दादा ते सारे नी शक्लां च दिसना मिका अपना चेहरा, मैं तरक्या ना उठना ते आस्ता आस्ता कढना सा अपने मुंह रा सड़े ने फुलके नी करोड़ियां। शुक्रिया। क्या बात, मतलब मैं कह सकती हूँ कि मैं धारा प्रवाह इस बात को नहीं समझ सकती, लेकिन जो मर्म आपने बताया है और जो रोटी के माध्यम से और माँ के माध्यम से जो आपने बात कही है, वो उसको समझने के लिए बस केवल दिल चाहिए, उसको समझने के लिए भाषा का दिमाग नहीं चाहिए, क्योंकि कविताएं वैसे भी दिल से लिखी जाती है और दिल से ही सुनी और समझी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रमनीक जी, हमारे अनुरोध को मानने के लिए और पुंछी में अपनी कविता सुनाने के लिए। और अब मैं यहाँ आती हूँ फिर से हेमंत दिवटे जी की तरफ के महाराष्ट्र और मुंबई माझी लाड़की और माझा महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र जो आज माझा भी है, मेरा भी है, क्योंकि मैं यहाँ की नागरिक हूँ और यहाँ मैं रह रही हूँ। तो ये महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की तमाम खासियत मेरे भी धीरे धीरे इस पिछले 30 साल में मेरे भी रग रग में बस गई है, और इसकी खूबसूरती और इसकी अच्छाइयों को हम जब जब देखते और महसूसते हैं तो हमें लगता है कि ये अच्छाइयां हर व्यक्ति में आनी चाहिए, जिससे हर व्यक्ति में वो
महाराष्ट्र की भावना आए। तो मैं फिर से हेमंत जी से आग्रह करूंगी कि हेमंत जी आप तो आए। एक छोटी कविता है जिसका अनुवाद सरबजीत ने किया है, गर्चा ने, हिंदी में। तितलिया। कॉम्प्लेक्स के गार्डन में घूमते हुए कॉम्प्लेक्स के गार्डन में घूमते हुए मैंने सहज ही मित्रों को कहा, अरे आजकल वो गहरी पीली रंग वाली छोटी तितलियां नजर ही नहीं आती है। तो वह सरलता से बोला, बहुत ही सरलता से, कि वो ब्रांड अब बंद हो चुका है, वो ब्रांड अब बंद हो चुका है। चलेगा। आपने वो महाराष्ट्र का बहुत अच्छा बताया कि महाराष्ट्र में हम दिल्ली में मिले थे एक्चुअली। वहां भी मैंने ये बात बोली थी कि महाराष्ट्र में संत कवि जो है, आद्य संत कवि हमारे ज्ञानेश्वर जी, उन्होंने लिखा है, ये विश्वची माझे घर, ये विश्व ही मेरा घर है। और वो उन्होंने लिखा था 12वीं-13वीं सदी में। तो तब से अभी तक महाराष्ट्र में कोई बाहर का आदमी नहीं है। हम सब महाराष्ट्र में आ गए तो सब महाराष्ट्रियन हो गए या महाराष्ट्र के हो गए हैं। भाषा ये तो बहुत होनी चाहिए। अभी मुंबई में एक्चुअली आपको पता रहेगा कि मुंबई में 126 वो तो आया हुआ आंकड़ा जो है, वो 126 अलग अलग बोली या भाषाएं बोली जाती है। और ये तो लिखित आंकड़ा है, और रोज अलग अलग जगह से कहाँ से लोग आते हैं। और उससे एक्चुअली मुझे तो लगता है मराठी भाषा भी समृद्ध हुई है। मुझे तो बिल्कुल अपनी भाषा के साथ साथ मुझे सभी भाषाओं से इसलिए प्यार है क्योंकि कितना अच्छा लगता है वो सुनने के लिए। समझना वो दूसरी बात ही है, लेकिन सुन के भी अच्छा लगता है। विविधता है हमारे यहाँ, तो वो मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। ये विविधता ही हमारी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये विविधता ही हमारी खासियत है और ये हमारे देश और हमारी संस्कृति की पहचान है। हम जैसे ही इसको छोड़ने की कोशिश में आते हैं, हमारी अपनी मौलिकता नष्ट होती है। चाहे वो हमारी भाषा की मौलिकता हो, चाहे हमारे रहन सहन की मौलिकता हो, चाहे हमारे खान पान की मौलिकता हो, ये तमाम चीजें हमसे छूटती हैं। और चूंकि न छूटे, हम जितना पकड़ पाए, हमारी सामर्थ्य में जितना है, हम जितना कर सकें, पकड़ सकें, इसी की कोशिश में यह आज का आयोजन है। और मैं अभी भी इतनी खुश हूँ कि जब मैं आपको पहला दिन बताऊं, जब मैंने बंबई में मैं आई थी आज से 30-31 साल पहले, और उसके बाद जब मैं ट्रेन में, लोकल ट्रेन में घुसी थी, और उसके बाद जब मैंने 2 महिलाओं को सुना कि वो गुजराती में बोल रही हैं, तो मुझे लगा कि अरे ये तो बिल्कुल जो अंग प्रदेश, जो भागलपुर और वगैरह का जो बिहार का एरिया है, वहां की भाषा जो अंगिका कहलाती है, अंग प्रदेश जो कर्ण से रिलेटेड है, तो ये तो बिल्कुल वहां की भाषा लग रही है। वहां मुझे सारी चीजें सुनाई, समझ में आ रही थी, और बोलने का जो टोन था, तो हमने कहा कि ये तो बहुत आराम है, बहुत अच्छा है, ये तो यहाँ की भाषा है, मतलब गुजराती मैं भी समझ सकती हूँ। तो भाषाएं जब आप सुनते हैं, तो भाषाओं का सबसे पहले जो लिंग्विस्टिक्स हैं और वो भाषा विज्ञानी वो कहते भी हैं कि जब आप सुनेंगे तब आप समझेंगे, जब आप समझेंगे तो फिर आप बोलना शुरू करेंगे, सीखेंगे। तो अब फिर से मैं गुजरात की तरफ आती हूँ, और गुजरात में के लिए मैं गुजरात से और गुजराती भाषा से मैंने उर्वशी पांड्या जी को यहाँ आमंत्रित किया है, और मैं उनसे चाहूंगी कि अब वो अपनी कविता सुनाए, हिंदी में सुनाए या गुजराती में सुनाए, आपके ऊपर है। उर्वशी। सबसे पहले अभी हम कविता की बात कर रहे थे, शब्दों को पकड़ने की बात कर रहे थे, साउंड को पकड़ने की बात कर रहे थे, तो हमारे, मैं एक बात बताना चाहूंगी कि हमारे गुजराती में बोलते हैं कि कविता जो है वो कान से पढ़ने की कला है। क्या बात है, कान से पढ़ने की कला। जी। तो ये एक, लेकिन कान से हम तभी पढ़ सकते हैं कि जो प्रस्तुति, तो हम उसे, मतलब वो दूसरी भाषा को भी सुनने का हमें एक खिंचाव होता, लगाव हो। तो मैं अभी मेरी अनाहता ग्रुप से ही, अनाहता व संचय से ही एक कविता का हिंदी अनुवाद पढ़ती हूँ। इजाजत हो? जी जी, इरशाद। चमड़ी चीर कर, भीतर की तमाम सतहों को खोदकर, हड्डियों तक पहुंचने वाले पिशाचों ने दिए हुए जख्मों को
बरसों बरस, हर मास, हर दिन तुम भरती रही हो अपनी मीठी चहक से। चमड़ी चीरकर भीतर के सभी सतहों को खोद कर हड्डियों तक पहुंचने वाले पिशाचों ने दिए हुए जख्मों को बरसों बरस, हर मास, हर दिन तुम भरती रही हो अपनी मीठी चहक से। यही वजह है कि आज फिर एक बार मेरी त्वचा मुलायम और सुनहरी बनी है। यही वजह है कि आज फिर एक बार मेरी त्वचा मुलायम और सुनहरी बनी है। मन को बहाकर असीम गहराई तक डुबोने वाले, मन को बहाकर असीम गहराई तक डुबोने वाले जानलेवा भंवरों की धारा से भी टपकती रहे मधुर चहचहाहट। मन को बहाकर असीम गहराई तक डुबोने वाले जानलेवा भंवरों की धारा से भी टपकती रहे मधुर चहचहाहट। बिस्तर के छोर पर छलकती नदी, बिस्तर के छोर पर छलकती नदी, जिसके दोनों किनारे भरपूर धन धान्य से। बिस्तर के छोर पर छलकती नदी, जिसके दोनों किनारे भरपूर धन धान्य से, और उसकी आड़ में भागते छिपते पिशाचों के झुंड, उसकी आड़ में भागते छिपते पिशाचों के झुंड, उनके तमाम अस्त्र शस्त्र और प्रपंच निष्फल, उनके तमाम अस्त्र शस्त्र प्रपंच निष्फल। ओ देवदत्ता, ओ देवदत्ता, तुमसे मेरा मृत्यु पूर्व का जीवन कितना निर्भय, कितना निरामय। ओ देवदत्ता, तुमसे मेरा मृत्यु पूर्व का जीवन कितना निर्भय, कितना निरामय। धन्यवाद। क्या बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और जो 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 समाज का और आज का जो समाज की कुरूपता है और जिस रूप में आपने इसका वर्णन किया है, अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत उर्वशी जी। और अब मैं सीधा चलती हूँ रमणीक जी के पास और मंच रमणीक जी को सौंपती हूँ। कोई नहीं आकर देखेगा मरी हुई हिरनी का पेट। उर्वशी जी ने जो सुनाया उसी को और आगे बढ़ाते हुए इन्हीं की पंक्ति में इनको देती हूँ कि कोई नहीं आकर देखेगा मरी हुई हिरनी का पेट, मर जाएगी पेट में लेकर सारे बच्चे। तो इस संवेदनशीलता के साथ जो कवि अपनी दुनिया, अपनी कविता की दुनिया रच रहा है, बस रहा है, वैसे रमणीक सिंह को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि रमणीक जी आप अपनी रचना का पाठ करें, प्रस्तुत करें। दो ही कविता, एक छोटी सी कविता है कि आयोग बिठा दिया गया है, जांच निष्पक्ष होगी, राजा दोषी पाया जाएगा। आयोग बिठा दिया गया है, जांच निष्पक्ष होगी, राजा दोषी पाया जाएगा। ये उम्मीद उतनी ही मूर्खतापूर्ण है जितना ये विश्वास कि पटरी मर सकती है ट्रेन के नीचे आकर, या छत ले सकता है अपनी जान खुद पर से कूदकर। अगली कविता है, मैं हिंदी में ज्यादातर मैं हिंदी में ही लिखता हूँ, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कविता है चींटियां। दूसरी, टॉयलेट के दरवाजे की निचली चौखट वाली पट्टी पार करके चींटियों की एक रेल आती है। टॉयलेट के दरवाजे की निचली चौखट वाली पट्टी पार करके चींटियों की एक रेल आती है, जिसे देखते देखते अचानक जोरदार ताकत का एहसास होता है और मैं चेतना से मुक्त पानी का मग्गा भर के सबको एक साथ बहा देता हूं। जहन में गूंज उठती है नरसंहार, ताजुब में, खुशी में, अनुभूति के रूप में या उपकार के रूप में कि चींटी के जीवन से इन्हें मुक्ति दिला दी। तभी जान बचाने की अफरा तफरी में व्यस्त दो सर्वाइवर चींटियों पर ध्यान जाता है। संभाल कर धीरे से दोनों के चारों ओर पानी का एक घेरा बना लेता हूं। दुगना मजा आता है। मौत देने का असली सुख उसका तमाशा देखने में है। धीरे धीरे घेरा बंद हो जाता है, धीरे धीरे घेरा बंद हो जाता है, उनकी जाति में गिरावट आ जाती है और तभी खत्म हो जाता है मेरा कार्यकाल और संभावना मेरे खिलाफ किसी मानवाधिकार मुकदमे की। मैं उठते उठते देखता हूं चींटियों की एक और रेल पर कशमकश के आखिरी छोर पर खड़ा होकर उद्धार होने का फैसला करता हूं और छोड़ आता हूं उन्हें अपने बाद में आने वाले के लिए, जिन पर वो करेगा
अपनी उच्चता का प्रयोग, जोर आजमाइश और अपना कार्यकाल खर्च कमाल है। कितना करीबी रिश्ता होता है एक आम आदमी के टॉयलेट और राजा के सिंहासन में, दोनों पर बैठकर दिमाग एक सा ही चलता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। दोनों पर बैठकर दिमाग एक सा ही चलता है। बहुत बहुत। और चींटियों का रेला, सही में हम चींटियों का ही रेला है, लेकिन हम ये भूल जाते। मुझे बहुत हमारे यहाँ की एक लोक कथा मुझे याद आती है कि एक हाथी और चींटी, एक हाथी हमेशा अपने उसमें मद में रहता था कि मैं तो इतना बलशाली हूँ, कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। और एक दिन उसने चींटी के बांबी पर पैर रख दी और चींटियां जो है वो तहस नहस हुई। और उसके बाद जो है एक चींटी ने शपथ ली कि मैं तुम्हें सबक सिखा करके रहूंगी। उन्होंने कहा तो क्या सिखाएगी मुझे सबक। और चींटी वो घुस गई और वो उसके कान में घुस गई और कान में घुस करके उसको जगह 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 काटने लगी। और फिर वो उस बेचैनी में कहा कि तू निकल बाहर। कहा कि तुमने हमारी ताकत, कि हम कहने को भले चींटी हैं, छोटी हैं, तो अगर हम ये कहें तुमने हमारी ताकत नहीं पहचानी, हम विनम्र हैं, चींटी हैं, विनम्र हैं, छोटे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम शक्ति से, ताकत से हीन हैं। तो आपने जो जो चींटियों का ये जो जो बिंब दिया है, वो मतलब मुझे अपने यहाँ की मिथिला की एक लोक कथा की याद आ गई, तो मैंने यहाँ पर सुनाया। और आज की इस आज के इस बहुभाषी पोइट्री मीट का ये इसमें हम आज आप सबको यहाँ लेकर के हम आ सके, ये हमारे लिए तो सौभाग्य की बात थी ही। उसके साथ साथ इससे बढ़ करके इस कविता माह में और खास करके आज के समय में, आज जिस पेंडेमिक और इतने भयावह समय में हम गुजर रहे हैं, और हम बिल्कुल वैसे ही लग रहा है कि हम निराधार हैं, सिंहासन है कि टॉयलेट है, हम लेकिन निराधार हैं। हम कहाँ पर जाएं और कहाँ पे बैठे, टॉयलेट के लिए बैठे या सांस लेने के लिए बैठे, हमारे पास अभी कोई भी स्थिति कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसे इसमें जहां हर कोई आज इस बार पिछले साल से भी अधिक अवसाद से ग्रस्त है, डिप्रेस्ड है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन हम क्या करें, किस तरह से करें। ऐसे में एक बार मेरा भी मन ये सोचा कि मैं भी इस कार्यक्रम को स्थगित करती हूँ, पर मुझे लगा कि चूंकि मैं थिएटर से हूँ और थिएटर में आप सभी जानते हैं, और आप सभी जानते हैं चाहे थिएटर से हो या जिसे जीवन के कर्म के क्षेत्र से हैं, कि द शो मस्ट गो ऑन। तो और ये आपकी कविताएं हमारे दिलों में हलचल पैदा कर रही हैं, चाहे वो हेमंत जी की कविता हो या उर्वशी जी की कविता हो या रमनीक आपकी कविता हो या फिर हरि मृदुल की कविताएं थी, ये सभी हमारे मन में हलचल पैदा कर रही हैं। और हम अपने आप को इस पेंडेमिक से जूझने के लिए तैयार करें, मन के अवसाद को थोड़ा सा दबा करके अपने भीतर एक सकारात्मकता लेकर के आने के लिए अपने आप को तैयार करें। और इन सब के लिए कविता बहुत जरूरी है, क्योंकि कविता ही वह मूल स्वर है जो हम जन्म लेते ही हम रोते हैं, तो वह भी कविता का एक स्वर है। माँ जब हमें लोरी सुनाती है या लोरी ना भी सुनाए, वो आ करके थपकी देके सुलाती है, वह भी कविता का एक स्वरूप है। पिता हमें अपने कंधे पे बिठा करके ले करके जाता है, वह भी कविता का एक स्वरूप है। तो कविता से हम अलग हट नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी यहाँ आए और सबने आप सबने अपनी रचना प्रक्रियाओं को यहाँ पर साझा किया, और बहुत खूबसूरत कविताएं हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, पुंछी में और कुमाऊनी भाषा में हमने सुनी। सभी जॉनर की हमने सुनी, प्रेम कविताएं सुनी, समाज पर प्रहार करती हुई कविताएं सुनी, मानवता पर चोट करती कविताएं हमने सुनी और गीत सुने। आप सभी इस आयोजन के भागीदार हुए, और वो उन सभी दर्शकों का भी नमस्कार और प्रणाम और आभार जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ अभी जुड़े हैं, और इसके बाद भी, चूंकि ये लिंक है, इसके बाद भी आप सब जुड़े रहेंगे। एक चीज मैं यहाँ एक बात आप सबसे और भी कहना चाहूंगी कि यहाँ ये कार्यक्रम हमारा कोई हम आप सबके सहयोग से चलाते हैं, आप सबके सहयोग से यह कार्यक्रम होता है। इसलिए अगर आप सब हमें किसी भी तरह से सहयोग करना चाहते हैं, तो एक लिंक मैं यहाँ पर दूंगी, एक ऐप का लिंक है बाय मी अ कॉफी, और वो उस लिंक पर आप जा करके अवितोको रूम थिएटर के लिए
और हमारे और इस तरह के दूसरे कार्यक्रम के लिए एक कॉफी ले सकते हैं। कम से कम एक कॉफी, अधिक से अधिक आप जितने कप कॉफी चाहें। तो इस लिंक पर जाएं, इस लिंक को हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, बाय मी अ कॉफी, और आप इस कॉफी को लेकर के हमारी मदद, हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। और अगले हफ्ते फिर से हम आपको हिंदी की धाराओं में लेकर चलेंगे और विभिन्न अलग-अलग प्रदेशों से, अलग-अलग प्रांतों से, वहाँ रह रहे कवियों से हम आपको मिलवाएंगे, जो कविताएं रच रहे हैं, रस रहे हैं, बस रहे हैं। हर क्षेत्र की, हर प्रांत की, हर इलाके की अपनी खुशबू होती है और उन खुशबू के साथ वो कविताएं रच रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो थे कविगण, माननीय अंजलि उर्वशी पांड्या जी, रमनीक सिंह जी, हेमंत दिवटी जी और हरि मृदुल जी। तो इन सब का हम बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। आप सबके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं और भाषाओं में तैरती कविता के इस अंक को यहाँ हम विराम देते हैं। आप सब आए, बहुत-बहुत नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप सब जितने यहाँ दर्शक हमें देख रहे हैं, देखेंगे, आप सबके साथ भी कि अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद, शुभ रात्रि, धन्यवाद।